गुड मॉर्निंग। 11वीं में आज हम अकाउंट में रिवीजन करेंगे। रिवीजन अकाउंट के अंदर लेसन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हिसाबी पद्धति पार्ट 1 में से हमने पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और 10वां 5 लेसन किए हैं। उसमें पहला लेसन हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। ये पारिभाषिक शब्द ही सब आगे अकाउंट में काम आने वाले, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। सबसे पहले तो हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के अंदर अकाउंट से जुड़े हुए ही सब मुद्दे हैं। तो कॉमर्स किससे जुड़ा हुआ है? व्यवसाय से, क्योंकि जो अकाउंट बनाना है वो किसको बनाना है? व्यवसाय वाले को। जो भी व्यवसाय करता है, कमाता है, प्रॉफिट प्राप्त करता है या लॉस करता है, पर व्यवसाय करने वाले हर व्यक्ति को कंपलसरी अकाउंट बनाना है। तो ये जुड़ा हुआ है व्यवसाय से। तो पहले हमें व्यवसाय को समझना है। व्यवसाय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक एकांकी पेढ़ी का व्यवसाय, 2 साझेदारी पेढ़ी का व्यवसाय और तीसरा कंपनी स्वरूप। तो पहला हम एकांकी पेढ़ी 11वीं में सीखने वाले हैं, और दूसरा और तीसरा यानी साझेदारी और कंपनी वो हम 12वीं में सीखेंगे। तो पहले ये क्लियर हो गया कि हम 11वीं में एकांकी पेढ़ी का अकाउंट सीखने वाले। तो व्यवसाय के लिए क्या, व्यवसाय कैसे होगा? तो व्यवहारों से। मतलब व्यवहार मतलब क्या? तो लेन देन होगी ना। अब मेरी दुकान है, मेरी दुकान के अंदर अगर व्यक्ति कोई ग्राहक आया है तो वो माल लेगा और मुझे पैसा देगा। मैं खुद अपनी दुकान के लिए कहीं से माल लाऊंगी और पैसा चुकाऊंगी। तो क्या हुई? लेन देन होती है। व्यक्ति और व्यापारी के बीच में, व्यक्ति और ग्राहक के बीच में, व्यापारी और ग्राहक के बीच में लेन देन होती है। तो पहले तो व्यवसाय में ज़रूरी कौन है? व्यवहार। तो व्यवहार में अगर हम आगे बढ़े तो व्यवहार 2 प्रकार के हैं। एक आर्थिक व्यवहार और दूसरा, एक है आर्थिक व्यवहार और दूसरा बिन आर्थिक व्यवहार। बराबर। आर्थिक व्यवहार किसे कहेंगे? तो जिसमें पैसे की मात्रा निश्चित हो उसे आर्थिक कहेंगे, जिसमें पैसे का मूल्य निश्चित ना हो उसे बिन आर्थिक कहेंगे। तो बराबर। पहले तो हिसाबी पद्धति की यहाँ पर परिभाषा वो कर लो, फिर मैं आपके व्यवहार में आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि फिर आर्थिक व्यवहार और वो सब यहाँ है। हिसाबों को नामा के रूप में भी पहचाना जाता है। हिसाबों को दूसरा नाम है नामा। हिसाबी पद्धति के पर्याप्त के रूप में नामा पद्धति का उपयोग किया जाता है। पुस्तक में नामा पद्धति के बदले हिसाबी पद्धति का भी उपयोग किया हुआ है। तो हिसाबी पद्धति कहेंगे किसे? व्यवहार। मैंने बताया ना, व्यवहार तो लेन देन। व्यवहार और जो घटना घटती है उसको मुद्रा में मापा जाए, मौद्रिक लक्षण यानी मुद्रा में मापा जाए, द्रव्य के रूप में उसको लिखा जाए, मापने के बाद उसको लिखा जाए, लिखने के बाद उसका वर्गीकरण किया जाए, निष्कर्ष निकालकर उसके परिणामों का उपयोग किया जाए, उस कला को नामा कहते हैं। यानी कि व्यवसाय के व्यवहारों को मुद्रा में माप कर लिखना, वर्गीकरण करना, यानी जो प्रयोग करते हैं ना वैसे वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालकर उसके निर्णय, उसके परिणामों का उपयोग करना, उस कला को नामा कहते हैं। दूसरी परिभाषा, व्यवसाय के आर्थिक व्यवहार को व्यवस्थित रूप से चौपड़े में लिखने की कला को नामा कहते हैं। पर यहाँ पर आपने देखा कि व्यवहार, और वो भी कैसे? मौद्रिक। यानी व्यवहार 2 प्रकार के हैं, आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार। जिस व्यवहार को आप मुद्रा में माप सकते हो उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं, और जिसको मुद्रा में नहीं माप सके उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। बराबर। हिसाबी पद्धति की जो परिभाषा, उसके लक्षण। तो पहले तो लक्षण क्या है? वित्तीय लक्षण, कि जिस व्यवहारों या घटनाओं को लेखा किया जाता है उनका द्रव्य में मूल्य मापना निश्चित होना चाहिए। जैसे कि 10,000 किलोग्राम रसायन खरीदा, तो इसमें खरीदी की कीमत या मूल्य के स्वरूप में निश्चित होना चाहिए कि रुपये 20,000 में खरीदी किया गया, तो 10,000 किलो रसायन हमने खरीदा, तो इसमें रुपये आए, तो इसको लिख सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यवहार को पहचानो, फिर उसका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। व्यवहार के बाद हिसाब को उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा जाता है प्रत्येक हिसाबों को? तो हम जानते हैं क्यों लिखा जाता है।
लिखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, यानी स्थायी रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद प्रत्येक व्यवहारों की हिसाबी असर, जो भी व्यवहार लिखे हुए हैं तो उसकी असर क्या हुई थी वो जान सकते हैं, उसके प्रभावशाली तथ्यों को जान सकते हैं। दायित्व और कर पहले तो निश्चित कर सकते हैं कि अगले महीने, अगले साल कितना हमको टैक्स भरना पड़ेगा, ये पहले से निश्चित कर सकते हैं। अपने कर्ज कितना है लिखा हुआ है तो पता चलेगा ये इतनी संपत्ति है, इतना हमारा कर्ज है, मतलब इतना हमारा दायित्व है, तो हम अपना दायित्व पहला से प्रमाण जान सकते हैं। किससे कितना लिखा हुआ है तो पता चलेगा ना, राम से 500 रुपये लेने हैं, शीला से 200 रुपये लेने हैं, अर्जुन से 1000 रुपये लेना, तो लिखे हुए होने की वजह से हमें किससे कितना लेना और किसको कितना चुकाना है वो सब हमें पता चल जाता है। व्यवसाय की लाभ की स्थिति है कि नहीं, आर्थिक स्थिति कैसी है, भूल अगर कोई हुई है लिखे हुए व्यवहार तो भूल और छल कपट भी हम ढूंढ सकते हैं। तो 9 प्रकार के उद्देश्य है जिससे हमें पता है व्यवहार लिखने का यह फ़ायदा भी होता है। तो उद्देश्य को लाभ के रूप में भी लिख सकते हो, उद्देश्य कोई लाभ, यहाँ पर से अलग से लाभ दिए ऊपर, जो उद्देश्य है वही आपके लाभ है, उसका नाम बदल दिया गया। पहला शब्द क्या था, स्थायी रिकॉर्ड, तो ये भी वही है, हिसाबों की जानकारी। अब लिखा हुआ है तो कभी भी स्थायी रिकॉर्ड होने की वजह से कभी भी खोल के देख सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लाभकारी स्थिति ये रही, नफाकारकता, यहाँ भाई नफाकारकता 7वां ये रहा दूसरा, यानी व्यवसाय में लाभ कमाने की शक्ति कैसी है लिखे हुए व्यवहार की वजह से जान सकते हो। वित्तीय स्थिति, व्यवसाय में कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने, हमने कितने पैसे लगाए हुए हैं, हमारा दायित्व कितना है वो सब जान सकते हैं। पहले से टैक्स का, कर का आयोजन कर सकते हैं, ये रहा कर का आयोजन कर सकते हैं। धंधा का मूल्य, जब व्यवसाय बेचना हो या किसी और का व्यवसाय खरीदना हो तो लिखे हुए व्यवहार की वजह से पता चलेगा कि उस व्यवसाय की स्थिति क्या है, और उसकी आर्थिक स्थिति जानने से उसका व्यवसाय खरीदना है कि नहीं मूल्य भी तय कर सकते हैं। निर्णय लेना, व्यवसाय लिखे हुए व्यवहार की वजह से कितने पैसे लगाए हुए, कितना खर्च है, कितना दायित्व है, व्यवसाय कौन सी अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में, निर्णय ले सकते हैं और भविष्य में उसको सुधारने के और कदम भी उठा सकते हैं। लिखे हुए व्यवहार की वजह से कभी भी उसको प्रमाण के तौर पर, सबूत के तौर पर उपयोग किया जाता है। भूतकाल की स्थिति के साथ तुलना कर सकते हैं। अब रिजल्ट ही देखो, आपका यहाँ पर पिछले साल का 10वीं का रिजल्ट और इस साल का 11वीं का, दोनों की तुलना कर पाओगे। अपने स्कूल में भी पिछले साल 10वीं का 100% रिजल्ट आया था, इस साल तो 98%, मतलब 2 बच्चे फेल हुए, तो तुलना कर सकते हो। नैतिक नियंत्रण, आप ज़्यादातर क्रिकेट में भी देखते होगे, एवरेज दिखाते और डॉट 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 करके, यहाँ पर इस ओवर में इतने रन मिले थे, इस ओवर में इतने, फिर दूसरी टीम के इस ओवर में इतने रन हुए, ऐसी तुलना करते वैसे। तो तुलना से भी आपको आसानी रहती है स्थिति जानने की। नैतिक नियंत्रण, कर्मचारियों पर चोरी छल कपट का अंकुश रहता है और सुधारात्मक कदम भी उठा सकते हो, बराबर है। तो हानियाँ हम देखेंगे कल। देखो रिवीजन है इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ, लॉन्ग में हर मुद्दों को डीप में समझाऊँ ऐसा होगा नहीं, बराबर। अब हिसाबी पद्धतियों की हानि 5-6 है, वो हम देखेंगे कल।